जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एडू सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब तक हमने केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर देखा, एटम देखा, रेडियो एक्टिविटी देखा और हमारा अगला चैप्टर है मैटर। मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। और जनरली हम लोग बचपन में जब क्लास 6-7 में थे तो हम लोग पढ़ा करते थे कि मैटर को भौतिक अवस्था में अगर देखा जाए, फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था, तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर 3 तरह का बताया जाता था। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस को गैस ही बोलते हैं। तो हमने जाना था कि मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। किसके आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पे। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मैटर 5 तरीके का होता है। इसके अलावा 2 और जुड़ जाते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा हिंदी में भी इसको प्लाज्मा ही बोलते हैं। और अगला बीईसी, बीईसी का मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 2 चीजें हम पढ़ेंगे। चूंकि इसके बारे में आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पता है कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, अर्थात जिसका अपना एक निश्चित वजन के साथ साथ एक निश्चित स्थान भी गिरता हो, ठोस है। लिक्विड का एक्चुअल वेट तो हो सकता है लेकिन एक्चुअल शेप नहीं हो सकता। द्रव है और इसमें भी एक्चुअल शेप नहीं होता है, जिसके अकॉर्डिंग रख दो उधर हो जाएगा। ठीक, तो ये गैस है। हम बढ़ते हैं प्लाज्मा की तरफ और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की तरफ। तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ का चौथा रूप है। ठीक है, हमने यहां लिखा 4th स्टेट ऑफ मैटर, यानी प्लाज्मा मैटर का यानी पदार्थ का चौथा अवस्था है। कहां पाया जाता है? तो सबसे पहली बात कि ये हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, यानी उच्च ताप पर जो हमें मिलेगा वो कौन मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। और वो क्या होगा? पदार्थ का चौथा भाग होगा। ठीक है, कहां मिलेगा? तो ये हमें सूर्य और तारों में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सूर्य और तारों में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखेंगे हम कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनता है ये। तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, उन दोनों की समान संख्या से मिल करके कौन बनता है? प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में मिल करके और क्या बनाएंगे? प्लाज्मा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। और क्या तरीका होगा इसको बनाने का? तो ध्यान देंगे कि हम लैब में यानी प्रयोगशाला में, या यहां पे ये कहें लैब की जगह हम लैबोरेटरी वर्ड यूज करें तो ज्यादा सुटेबल लगेगा। ठीक, तो हम प्रयोगशाला में किसी गैस को हाई टेम्परेचर पर यानी अति उच्च ताप पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लाज्मा प्राप्त होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से आपसे बनेगा कि प्लाज्मा, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से आपसे बनेगा प्लाज्मा का, तो ये कि इसमें होते हैं कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज, अधिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज। ठीक, दूसरा बनेगा कम मात्रा में नेगेटिव चार्ज, अधिक मात्रा में पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर या फिर कोई एक। तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्लाज्मा दोनों चार्ज सेम होने पर मिलकर बनता है। क्लियर है? और हो सकता है कि यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आपको बना दिया जाए। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है, सूर्य और तारों में पाया जाता है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। प्लाज्मा बनता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। तो यहाँ पे इसको 4 ऑप्शन जो बनाना होगा तो यहीं से बना सकता है कि धनात्मक चार्ज कम, ऋणात्मक चार्ज ज्यादा, या फिर धनात्मक चार्ज ज्यादा, ऋणात्मक चार्ज कम। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि दोनों बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक बात और अच्छे से आप याद रखेंगे कि प्लाज्मा में हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जैसे इसमें बात कहा कि प्लाज्मा में हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन। तो ध्यान दीजिएगा यहां कहा भी गया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो यहां से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहां से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, जिसमें हमने आपको बताया कि ये पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर 5वां स्वरूप है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे क्या कि फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वह पदार्थ का 5वां अवस्था है। क्लियर। आगे देखेंगे आखिर पता कैसे चलेगा या फिर क्या कैसे प्राप्त होता है। जैसे हमें ये प्लाज्मा का पता चला कि ये धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज आपस में मिलते हैं, हाई टेम्परेचर पे प्राप्त होता है, ठीक। उसी तरीके से प्लाज्मा कैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे प्राप्त होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जो होंगे। अब एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आपको जब एटम चैप्टर पढ़ा रहा था तो बताया था कि शुरुआत में तो ऐसा माना गया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है। और फिर बताया गया कि ये टूटता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। यहां पर बताया गया ये टूटता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। फिर आगे चल के ये धारणा बनी कि नहीं अब इससे छोटा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसको भी तोड़ा जा सकता है। किस में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पीछे की वीडियोस देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। एटम का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि जो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल के तौर पे कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या किया जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, अर्थात पूरा जीरो तापमान पर। मैं यहाँ ना डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ ना केल्विन बोल रहा हूँ, इसलिए एक बात को ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला आपसे अभी कि एब्सोल्यूट जीरो ताप पर, यानी कि पूर्णतः जीरो तापमान पर, ठीक है, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे हम इसको ठंडा करेंगे, तो उसके बाद जो कुछ हमें प्राप्त होगा वही पदार्थ का 5वां अवस्था होगा। वही क्या होगा, वही पदार्थ का 5वां अवस्था होगा। क्लियर है। चौथा अवस्था कैसे होगा, हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर। 5वां अवस्था क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे ठंडा करने पर। अब यहां पे देख लीजिएगा आप कि एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होता है, तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है 0 केल्विन। ये एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से। ये एब्सोल्यूट 0 तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, प्लस 273 माइनस 273, ठीक। तो उस समय आपको चुनना होगा कि एब्सोल्यूट 0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 0 केल्विन होता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन लगभग, ठीक है। तो 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं यहां से कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो जैसे यहां दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस और कहा कि केल्विन में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 273 में ये 40 जोड़ देना है और जो आएगा वही क्या हो जाएगा केल्विन में। 273 में ये 40 जोड़ देना है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो कहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस को बदलिए, तो भी हम क्या करेंगे 273 प्लस 0 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, 273 केल्विन, यानी 273 केल्विन, ठीक है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। क्योंकि यहां से लगभग एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से उठाए तो आने की संभावना होती है। आगे देखते हैं हम, जैसे हमने बात किया कि हम इनकी तीनों अवस्थाओं को देखेंगे, गैस, सॉलिड और लिक्विड की, ठीक। जैसे हमने एक सॉलिड लिया और सॉलिड की जगह पे हम आइस ले लेते हैं, ठीक। आइस को या फिर कोई भी सॉलिड चीज को डायरेक्ट अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आपने अपने घर में एक कपूर देखा होगा, ठीक, जिसको कैम्फर बोलते हैं इंग्लिश में। तो कैम्फर को आप देखते हैं कि जलाते हैं
यानी उसमें टेम्परेचर देते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो आप क्या कहेंगे? सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन, जिसके तहत आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक, आयोडीन है, आपने नमक को भी देखा होगा गर्म करते ही उड़ जाता है, कैम्फर कपूर जिसकी बात मैंने अभी की, नाफ्थलीन भी, एंथ्रासिन भी, और ड्राई आइस। अर्थात यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ड्राई आइस होता है तो यहां पे देता है द्रव CO2, गैस CO2 और ठोस CO2। तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए सॉलिड CO2, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। ठीक, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अभी के अभी याद कर लें। ठीक, तो आपने देखा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। ठीक, गैस से कोई भी चीज गैस की अवस्था में है, गैसियस फॉर्म में है, और वहां से डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डेपोजिशन। ठीक, डेपोजिशन का हिंदी क्या होगा? निक्षेपण। ठीक है, फिर से एक बार, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदलना निक्षेपण कहलाएगा। और देखिए एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये कहिए तो हॉट क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद अगर पूछे जाने की किसी की संभावना है तो इसके। ठीक, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस के फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलना, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। आपने देखा होगा बचपन में कि एक केतली होती थी, हम लोग क्लास 7 के लगभग में पढ़े थे, ये केतली थी, उसको गर्म किया जाता था, सामने एक मेटल लगा हुआ था तो उसका वेपर जाके टकराता था, और नीचे एक प्लेट रखा हुआ था, उसमें धीरे धीरे पानी की बूंदें स्टोर होती थी। तो वहां पे क्या होता था कि वेपर निकलता था और फिर वो कन्वर्ट होता था किस चीज में? वाटर में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। तो गैस से जल के फॉर्म में बदलना, यानी द्रव के फॉर्म में बदलना क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। क्लियर है? अगला देखते हैं, लिक्विड से गैस में बदलना। ये तो सबको पता होगा कि पानी है, वेपर में बदल रहा है, तो वेपर में बदल रहा है, वेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये पूछेगा भी नहीं, हमें नहीं उम्मीद है कि ये किसी एग्जाम में पूछेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिक्विड से सॉलिड में बदलना। देखा होगा आपने कि आप फ्रिज में पानी रखते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं उसका टेम्परेचर को कम करके रखा जाता है, देखते हैं क्या बर्फ बन चुका है। तो वो क्या होता है? कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो हम कहते हैं कि फ्रीज कर गया। ठीक, क्या बोलते हैं? फ्रीज कर गया। यही वजह है कि रेफ्रिजरेटर को हम रेफ्रिजरेटर ना बोल के फ्रिज बोलना सीख गए। हम दुकान पे भी जाते हैं तो जल्दी ये नहीं कहते कि रेफ्रिजरेटर चाहिए, हम कहते हैं फ्रीज खरीदने हैं। तो वो फ्रीज वहां होता क्या? वही होता है कि किसी भी लिक्विड चीज को अगर आप उसके अंदर रख दें और उसका टेम्परेचर डाउन करें तो वो क्या करता है? फ्रीज कर देता है। और वो फ्रीज करके किस फॉर्म में देता है आपको? सॉलिड फॉर्म में। तो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बदलना क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। ठीक है, एक और चीज बचा कि सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, जैसे उसी बर्फ को अगर कुछ देर तक आप बाहर निकाल के रख दें, धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, यानी पिघलने लगता है। और पिघलने की प्रक्रिया क्या कराएगी? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहलाएगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि सॉलिड से गैस में बदला ऊर्ध्वपातन, गैस से सॉलिड में बदला निक्षेपण, गैस से लिक्विड में बदला कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में बदला वेपोराइजेशन, लिक्विड से सॉलिड में बदला फ्रीजिंग, और सॉलिड से लिक्विड में बदला मेल्टिंग या फिर उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फिजिकल स्टेट जो है मैटर का वो 5 तरह का था, और पांचों के बारे में हमने जो हमारे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है वो इंफॉर्मेशन क्या किया? गैदर किया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं कि केमिकल स्टेट में मैटर की क्या स्थिति है। तो ध्यान देंगे, केमिकल स्टेट में मैटर की स्थिति कितने तरह की होती है?
तीन तरह की। आगे देखते हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, अब देखेंगे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर में मैटर तीन तरह का होता है, एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक और मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है, हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे, इनके यूजेस क्या हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से हमारे एग्जाम में आएंगे, या अब तक किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं एलिमेंट अर्थात तत्व को। डेफिनेशन क्या होगा इसका, एक ही प्रकार के एटम से अर्थात परमाणुओं से मिलकर जो बना होगा वो क्या कहलाएगा, तत्व। ठीक है, और इसके आधार पर तत्व को क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके से। किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स में। किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स में। ठीक है, मेटल सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेटल को। तो मेटल का मतलब क्या होता है, धातु। इसके बारे में देखा जाए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि मेटल जो होता है वो अघात वर्धनीय यानी मैलिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस पे किसी चीज से चोट करते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े में टूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, अगर मोटा परत है तो वो थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, और पतला होगा और चिपटा होता जाएगा। ठीक, वही आगे लिखा गया है कि इसे पीटने पर पतला अर्थात तन्य होता जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला इसकी क्वालिटी क्या है। तो मेटल जो होता है वो चमकीला होता है, अर्थात ये शाइनी नेचर का होता है। नेक्स्ट, मेटल से आप हीट, उष्मा का मतलब हीट, और विद्युत का मतलब करंट। ठीक, यानी कि आप मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा। सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर। तो ये हीट और करंट का क्या होगा, सुचालक होगा, यानी इससे हीट और करंट पास कराए जा सकेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि आयरन रॉड को अगर आप एक सिरे में गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, दूसरे सिरे की तरफ भी गर्म होना महसूस होने लगता है। तो इस तरह से हम क्या समझेंगे, ये जो आयरन है वो क्या है, मेटल। क्लियर है। एक यहां से क्वेश्चन 2-3 बार बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको नोट करके लिखा है। क्वेश्चन बना था कि मेटल कि साइनी नेचर होने का मतलब अर्थात मेटल में चमकीलापन होने का कारण क्या है। तो मेटल इसलिए साइनी होता है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो फ्री होते हैं, जिसकी वजह से मेटल क्या होता है, शाइनी नेचर का होता है, अर्थात चमकीला होता है। याद रखिएगा इसको, क्योंकि इससे कम से कम 6-7 बार क्वेश्चंस बने हैं। आगे ये एक एक्सेप्शन है, और आपको पता है कि बोर्ड अधिकतर एक्सेप्शन से क्वेश्चंस उठाते रहते हैं। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा कि हम इसको पीट सकते हैं, और पीटेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, अर्थात हो सकता है लचीला होगा, तभी तो टूटता नहीं है। लेकिन मेटल होते हुए भी सोडियम Na का मतलब हुआ सोडियम, और K का मतलब हुआ पोटेशियम। तो ध्यान दीजिएगा कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो क्या होंगे, हार्ड मेटल हैं, जबकि मेटल का नेचर हार्ड नहीं होता। क्लियर है। तो आप इसको याद रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल हैं, हार्ड मेटल हैं, यानी कि ये मेटल होते हुए भी मेटल के इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें मेटल में। तो जैसे आपने देखा था मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का प्रकार, उसी तरीके से मेटल को फिजिकल स्टेट में देखा जाए तो मेटल को भी 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सॉलिड अर्थात ठोस, लिक्विड अर्थात द्रव, और गैस। ठीक,
तो ध्यान देंगे, क्या तीनों अवस्था में मेटल पाया जाता है? तो जवाब अगर इसको देखें तो हम कहेंगे नहीं। तो किसमें पाया जाता है? तो मेटल जो है वो फिजिकल स्टेट के आधार पर देखा जाए तो दो तरह से पाया जाता है, एक सॉलिड स्टेट में और दूसरा लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। Fe किसका सिंबल है? आयरन का, यानी लोहा। Al अल्युमिनियम, ठीक है, और Cu कॉपर, और Ag सिल्वर, ठीक है, अर्जेंटेनम बोलते हैं इसको, या फिर Au किसको बोलते हैं? बहुत बार पूछा हुआ है, गोल्ड। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे आप Au का एटॉमिक नंबर बताएंगे कमेंट करके, ठीक, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सीरियसली वीडियोस को देखते हैं, और मेरे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होगा अब जब आप इसका जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप उसका जवाब जरूर देंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। साथ ही साथ एक चीज और, कि आप जब भी वीडियो देख रहे हों अपने साथ कॉपी और पेन साथ में रख के वीडियो देखें, क्योंकि ऐसे आप हजारों वीडियोस देख जाएंगे, जब एग्जाम के टाइम जाइएगा तो फिर वही स्थिति रहेगी जो वीडियो देखने से पहले थी। क्योंकि जिस वक्त आप वीडियो देखते हैं आपको लगता है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब सही है, लेकिन एग्जाम टाइम पे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये चीज़ें कम होने लगती हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन, लगता है कि पढ़े हैं लेकिन छूटते जाता है। या फिर एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन का सबसे अच्छा साधन आपका अपना नोट्स है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, अगर आप इसे देख रहे हैं और लग रहा है कि नहीं मेरे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होगा, मेरे एग्जाम्स के क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, तो आप जरूर नोट्स बनाइए। और खास करके वैसे मित्रों के साथ आप वीडियो देखिए जो गाँव में तो हैं और आप भी उनके साथ गांव में रहते हैं, लेकिन उनके पास फ़ोन की सुविधा नहीं है या फिर उनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपका व्यक्तिगत विचार है, कमेंट करें या ना करें वो आपका व्यक्तिगत विचार है, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, उसके लिए हम आपको कभी नहीं कहेंगे। लेकिन मैं एक आग्रह आज ही नहीं हर दिन करूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम उस व्यक्ति से ज़रूर साझा करें जो आपके आसपास है और उसके पास अपना फ़ोन नहीं है। धन्यवाद। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में।